हमारी प्रैक्टिस के दौरान मैंने 1500 से 2000 केस देखे हैं। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उसमें से 1% भी छोड़िए, या 0.001% भी ऐसा केस मेरे साथ हुआ हो कभी। कई बार आपको गिल्ट महसूस नहीं होता कि मैंने उसको ये बात बतानी थी, नहीं बताई? जैसे कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, आपने उसके पेरेंट्स को नहीं बताई वो बात। अभी मैं झारखंड में एक केस देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ। प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए मैं बस केस पे बात करता हूँ। तो ये एक पेशेंट है जिसका अभी अभी शादी फिक्स हो गई है। ये पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है और कुछ ऐसा होता है कि इसकी शादी जो है वो एक डॉक्टर से होने वाली है, एंगेजमेंट हो जाती है। किसी कारणवश से ये जो लड़की है जो MBBS कर चुकी है और डॉक्टर बनी हुई है, और एक अच्छी डॉक्टर है, मतलब उस एरिया में मानते हैं कि डॉक्टर है, इंडिया का बंदा है और वो नॉर्थ इंडिया में रहता है, हरियाणा राजस्थान का है, और उसके अंदर आत्मा आ गई और वो तेलुगु बोलना चालू कर दे। तो ये बहुत ही कम देखने को मिला है। तो इससे आइडिया लगता है कि बस वो इन्फ्लुएंस्ड और वो अगर बाई चांस वो तेलुगु बोलना स्टार्ट कर दे तो साइकोलॉजिस्ट भी फेल हो जाएंगे। 12 बजे जाके शमशान घाट में इंतजार कर चुका हूँ कि सामने बैठा बंदा 1 घंटा 2 घंटा नए नए जादू करने की कोशिश करता है, पर कुछ हो ही नहीं रहा। आज तेरे भाई का बड़क हो रही है। हाँ, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। जैसे ये मान लो कि अब आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपका जवाब होगा अब तो शेर ही करेगा, मैं क्या करूँगा। हर एक घंटे में सिर्फ एक इंडिया की भी बात करें तो एक यूथ, एक जवान बच्चा जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है या इससे थोड़ी कम ही है, तो वो डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेता है। हर एक साल 12,000 से ज़्यादा बच्चे। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुत पहले बता दिया था कि 8-9 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस है हमारी दुनिया में। अब AR रहमान है, उसका IQ चेक करो, तो क्या पता IQ बहुत अच्छा ना, मतलब मिल भी सकता है, लेकिन क्या पता मिले या ना मिले, हमें जरूरत नहीं है उसका पता करने की, लेकिन उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। चेतन भगत की एक बुक थी मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, तो उसमें उसका एक चैप्टर है लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। तो उसमें पहली लाइन ही उसने ये लिख रखी है कि जब भी तुम ये चैप्टर खोलोगे ना तो आसपास देखोगे कोई देख तो नहीं रहा मुझे, किसी का गोली फोन हो तो बस फिर तो उसे छुड़ाने की ज़रूरत ही क्या है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक 11 साल की लड़की का इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया उसकी मम्मी ने, और वो डिप्रेशन में है। आज एम्पेरिकल टॉक्स के सेकंड एपिसोड में हमारे साथ हैं मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राज आलमपुर। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली करते क्या है? बेसिकली साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट का काम होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर विद द साइंटिफिक एटीट्यूड। कई लोगों को लगता है साइकोलॉजिस्ट आपके दिमाग को पढ़ते हैं या आपकी बिहेवियर को स्टडी करते हैं या आपकी आत्मा से स्टडी करते हैं। तो ये 3-4 डेफिनेशन समय अनुसार बदलती जा रही है। किसी समय में लगता था कि दिमाग पढ़ना साइकोलॉजिस्ट का काम है, बट दिमाग पढ़ने को हम साइंस में काउंट नहीं करते। तो इसका सीधा सा मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी, और जो ये काम प्रोफेशनल जो ये काम कर रहा है उसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो मतलब साइकोलॉजिस्ट अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो पता कर सकता है? बेसिकली वो व्यवहार को, उसके बहुत सारे टेक्निक हैं, टूल्स हैं, उससे व्यवहार को स्टडी कर पाते हैं, और हमारा बिहेवियर जो है वो ब्रेन से काफ़ी कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो अनकॉन्शियस ब्रेन में मुझे ऐसे हाथ अपने आप ही करने लग जाऊंगा मैं। तो ये एक बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व किया और इससे हमने आइडिया लगाया कि ब्रेन में बेसिकली कुछ ऐसा चल रहा है जो अनईजी है, कुछ ऐसा है जिसका आइडिया लगाना थोड़ा सा आसान है कि हाँ ये पर्सन वॉरी या एंग्जाइटी जैसी कोई चीज़ फील कर रहा है। एक तो साइकाइट्रिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है? हाँ, ये बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है हमारे देश में कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और इससे रिलेटेड भी 2-4 प्रोफेशनल और होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइकेट्रिस्ट पे। बेसिकली आप MD करते हैं साइकेट्री में, इससे पहले आपको MBBS करना रहता है। साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं और वो मेंटल हेल्थ, ब्रेन और आपके केमिकल, इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें MBBS करना रहता है। वो बेसिकली आपके बायोलॉजिकल मॉडल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग स्ट्रेस, आपको तनाव लग रहा है तो कार्टिसोल का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे समय में एक बार आप ये बता दी कार्टिसोल होता है क्या है? हाँ, कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डोपामिन बढ़ता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल मॉडल।
ऐसे ही हमारे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा कार्टिसोल डिस्टर्ब होता है। तो कार्टिसोल एक तरीके का केमिकल है, एक तरीके का हार्मोन है। इसको प्रिस्क्राइब्ड जो प्रोफेशनल होता है वो साइकेट्रिस्ट करता है। आसान भाषा में समझे तो यदि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ इशू है और उसे कोई भी प्रोफेशनल जो मेडिकल लाइन से पढ़ा है और उसने एमडी साइकेट्री किया है तो वो दवाइयाँ दे के आपको ठीक करता है। वहीं पे दूसरी तरफ आपने पूछा साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बैचलर मास्टर्स जैसे नॉर्मली आप सोशियोलॉजी में पढ़े हैं या दूसरे लोग किसी भी तरीके की ग्रेजुएशन करते हैं उसी तरीके की पढ़ाई है। हालांकि एनईपी 2020 में कुछ बदलाव है जिस पे हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन वो बैचलर करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर कोई डिप्लोमा करते हैं। कई लोग हमारे देश में RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, साइकोलॉजी ह्यूमन साइंस का यस यस यस, इट इज़ अलाइंड साइंस और ह्यूमन साइंस। सो यहाँ पे बैचलर मास्टर्स और उसके बाद कुछ डिप्लोमा और कुछ लोग PhD भी करते हैं। इसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे वो किसी से भी बातचीत करते हैं। तो आसान भाषा में हम अपने व्यूवर को बताएं तो टॉक थेरेपी की वो शुरुआत करते हैं। हालांकि इसके साइंटिफिक नाम भी हैं, जैसे CBT है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ERP है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। एक बार आप बता दीजिए होते क्या है ये CBT और ERP? हाँ, ये जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल बातचीत है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो नॉर्मली बातचीत नहीं करता, उसके सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें साइंटिफिक होती हैं। मतलब एक SBFT एक थेरेपी है, सॉल्यूशन फोकस्ड बेस्ड थेरेपी, उसका एक क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिकली यहीं ऑनलाइन ही हम पूछते हैं और आप पाएंगे कि हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ी नई चीज़ भी है। जैसे कई बार हमारे पास कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मैं कोई भी चीज़ें हमारे पास आती हैं तो डायरेक्टली हम ये नहीं पूछते कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि आपकी रेपो नहीं है किसी भी क्लाइंट के साथ तो बात बनती नहीं। तो हमारा एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है थोड़े टाइम बाद कि हम पूछते हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी ज़िंदगी में एक मिरेकल हो जाए आज रात को, आज रात, और ऐसा मान के चले कि उस मिरेकल के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, अब आप जीवन में बड़ा सुकून से जी रहे हैं और सुबह उठते ही अब मुझे बताइए कि यदि वो मिरेकल हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा? सबसे पहले तो सारी समस्याएं खत्म हो गई है तो पूरा ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा कहने का मतलब जब मैं पूछता हूँ कि आपकी मिरेकल हुआ तो अगले दिन आप कैसा जिएंगे, तो फिर इंसान बताना चालू, लाइफ तो नॉर्मल ही रहती है मिरेकल हाँ, होने के बाद में। हाँ नहीं, आपकी जो जो समस्याएं आप फेस कर रहे हैं वो ठीक हो गई हैं, अब आप बताइए कैसी जिंदगी जिएंगे? समस्याएं खत्म हो गई फिर तो नई समस्याएं क्रिएट करने में लग जाएंगे हम। ठीक है ठीक है ठीक है, तो समस्याओं के बिना तो लाइफ में मजा कहाँ पर आता है? ठीक है ठीक है, और बताइए कुछ और कैसी जिंदगी हो जाएगी आपकी? समस्या के बिना तो बोरिंग सी जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इससे मुझे ये पता लगा कि आप प्रॉब्लम को एक लाइफ चैलेंजिंग और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लेके चलते हैं। कई बार इसी जगह कोई पेशेंट या क्लाइंट हमें बोल देता है कि सर उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे ताने नहीं मारेंगे, इसके बाद मैं स्कूल में अच्छा स्कोर करने लग जाऊंगा, इसके बाद मुझे स्कूल में एक अच्छी गेम के लिए भी अच्छी मतलब बार बार मेरे टीचर जो हो मेरे से अच्छे से बात करेंगे। तो आप पाएंगे कि जब इन जवाब में साइकोलॉजिस्ट ने अगले की प्रॉब्लम का पता कर लिया कि अच्छा इसको ताने देते हैं, मतलब इसको तो आपने क्या डिकोड किया है, क्या क्या तो समस्या है? अब जैसे आपने बताया तो आपने बताया प्रॉब्लम को आप चैलेंजिंग तरीके से लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है और आप चाहते नहीं कि जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, क्योंकि आप प्रॉब्लम को बहुत बड़ी समस्या नहीं मानते, आप इस प्रॉब्लम को ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट का टोक जो रहता है वो थोड़ा साइंटिफिक रहता है और उसमें मिरेकल क्वेश्चंस भी होते हैं, उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और जिससे ना किसी को ऑकवर्ड फील होता है। और एक साइकोलॉजिस्ट के लिए मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि जो बात दुनिया में आप किसी से भी नहीं कर सकते हैं वो बात भी साइकोलॉजिस्ट से कर सकते हैं, वो ऐसा माहौल आपको देता है। एक किस्म का कन्फेशन करते हैं हम साइकोलॉजिस्ट से, पर हाँ ये भी कुछ बॉन्ड होता है कि मतलब हम साइकोलॉजिस्ट को कुछ भी बात बताएं अपनी और वो कहीं बाहर शेयर कर देता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और मैं आपको बता दूं कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी किसी भी साइकोलॉजिस्ट का पहला एथिक्स होता है। वो कोई भी बात किसी भी रूप में घुमा फिरा के भी आपकी कोई भी चीज़ किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करता, ये क्लाइंट का भी अधिकार है और साइकोलॉजिस्ट का एथिक्स भी है। एक क्वेश्चन मेरा इसमें, मतलब
कोई गैंगस्टर आ गया आपके पास, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, और फिर आपके पास अगले दिन नेशनल सिक्योरिटी आती है कि उसके बारे में बताओ कुछ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो यदि इस तरीके की चीज़ होती है तो राष्ट्रधर्म जो होता है वो सबसे पहले होता है, लेकिन इसके कई एग्जाम्पल देखने को हमें मिले हैं। जैसे कई लोगों के पास आईफोन होता था पहले ज़माने में और वो पकड़ा गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि भाई इसका पासवर्ड खोलो, तो एप्पल कंपनी ने पासवर्ड खोला नहीं था। हाँ, ये तो रिसेंटली भी यस, हुआ ये था। कई बार हम देखते हैं। ठीक ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज कभी भी नहीं करता। हाँ, एक कंडीशन रहती है कि कोई बहुत बड़ा थ्रेटन और कोई सोसाइटी लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और लग रहा है कि साइकोलॉजिस्ट की कुछ बताने से कोई ऐसे इलीगल कोई एक्शन हुआ है सोसाइटी में और उसमें साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पे वो बात हो सकती है, जिसकी हमारी प्रैक्टिस के दौरान मैंने 1500 से 2000 केस देखे हैं। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि उसमें से 1% भी छोड़िए आप, 0.001% भी ऐसा केस मेरे साथ हुआ हो कभी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी जरूर रहती हैं कि पेरेंट्स आ गए, मेरे बच्चे ने आपको क्या बताया, अच्छा मेरा भतीजे ने आपको बताते क्या हो आप उनको? बिल्कुल भी नहीं बताते हम, कभी भी नहीं बताते। हाँ, कई बार जैसे पॉक्सो या फिर बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल अब्यूज रहते हैं छोटी उम्र में बच्चों के साथ, जहाँ पे प्राइवेसी का ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़ें, तो हमें वो डिस्क्लोज करनी ही रहती हैं कि भाई ये छोटा बच्चा है और इसके साथ घर में ये फलाना आदमी, इसको इस तरीके से आपको डील करना चाहिए। लेकिन जैसे कि 18 साल से ऊपर कोई आ गया और उसने अपनी कोई बात रखी हमारे सामने, इवन 18 भी नहीं, मैं तो 15-16 साल से ये प्राइवेसी शुरू कर देता हूँ। और मैं उस चीज़ में तो बिल्कुल प्राइवेसी रखता हूँ कि कोई ऐसी इसकी पर्सनल बात है जिसको बताने के बाद साइकोलॉजिस्ट के पास तो 1 दिन 2 दिन या 2 4 5 10 सेशन करेगा, लेकिन उसे रहना तो उसी परिवार में है। और यदि उसी को हम डिस्क्लोज कर देंगे तो हमारा साइकोलॉजिस्ट से जो डेफिनेशन है वो हटके, जैसे हमारे देसी स्टाइल में बोलते हैं कि बिचौलिया बंदा होता है इसकी बात उस तक पहुंचा दी उसने, तो वो वाला काम हम बिल्कुल ही नहीं करते हैं कभी भी। कई बार आपको गिल्ट महसूस नहीं होता कि मैंने उसको ये बात बतानी थी, नहीं बताई? जैसे कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है एग्जाम में, आपने उसके पेरेंट्स को नहीं बताई वो बात, तो उसके फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ता है इससे। निश्चित ही बहुत बार हम ऐसा करते हैं और इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं है। हमारा प्रोफेशन है कि हम किसी भी चीज़ को प्राइवेट रखें और किसी भी प्रोफेशन की फ़ायदे नुकसान हमेशा ही होते हैं, लेकिन फाइनली ये नियम बना हुआ है कि प्राइवेसी रखनी है, तो ये नियम ही हम सभी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। तो आप अभी बता रहे थे कि 15-16 साल के बच्चे भी आते हैं आपके पास, तो आज की इरा में ये ट्रेंड चल रहा है कि ये जो मानसिक बीमारी है उनको टैबू समझा जाता है सोसाइटी में। हाँ, लोग ओपनली सामने नहीं आते उनको लेकर इतने। तो अभी ये जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, इनको किस प्रकार से आप एलोबरेट करना चाहेंगे कि पहले बीमारियां होती थी या नहीं होती थी वो बता नहीं, पर अब बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, मानसिक ये मेंटल हेल्थ इशूज, और लोग शेयर भी कर रहे हैं। निश्चित ही बीमारियां पहले भी होती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहले भी ये समस्याएं थी, पर धीरे धीरे एक्सपोजर नहीं मिला, लोगों को पता नहीं लगा। इवन आज भी हम यदि किसी खास डिसऑर्डर के मैं सिम्टम पे बात करूंगा तो वीडियो में या हमारे पॉडकास्ट में देखने वाले लोग भी कहेंगे अच्छा ये सारी चीज़ तो मेरे अंदर भी है। लेकिन नो डाउट पहले से अवेयरनेस अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। समस्याएं पहले भी थी, पहले भी इस तरीके की दिखते थी, लेकिन उनको दूसरे कल्चरल एस्पेक्ट से जोड़ा जाता था। जैसे एक एग्जांपल मैं बीच में रखूं आपके सामने कि हमारे देश में जैसे आप किसी गांव में जाएंगे तो आप ये कॉमन डायलॉग सुनेंगे कि फलाने ने कुछ करवा दिया है जी, मेरा चुराए में पैर आ गया है जी, वो हाँ, मेरी बातें सुन रहा है, जादू दिया टोना करा दिया है जी। ये कल्चरल एस्पेक्ट कई लोगों में अभी भी है, कई चीज़ें अभी भी देखने को ऐसी मिलती हैं। तो ऐसे समय में हम लोग इस चीज़ को ऐसे देखते हैं कि ये साइकोसिस के सिम्टम होते हैं। साइकोलॉजी में इसे स्टडी किया जाता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया कई बार देखने को मिलता है कि हमारा। साइकोसिस बता दीजिए आप हमारे व्यूअर्स को एक बार। साइकोसिस एक तरीके का ब्रेन के जो केमिकल हैं हमारे, वो इस लेवल पे डिस्टर्ब हो गए हैं कि हमारा जो थॉट पैटर्न है वो थॉट डिसऑर्डर में बदल गया है। बोलते बोलते जैसे मैं बात कर रहा हूँ फिर एकदम से कहूँ कि अच्छा अर्जुन ने गीता में इतना अच्छा ज्ञान लिया था, अच्छा भगवान श्री राम जो हैं वो वनवास के लिए गए थे तो सीता को साथ में लेके क्यों गए टॉपिक थे? से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, हाँ, बात कहीं और चल रही है, कोई और मुद्दा छेड़ देना। थॉट डिसऑर्डर एक थॉट का पैटर्न है जिससे एक कंसिस्टेंसी है हमारी चीज़ों को लेके, हमारा कैसा पिच है, कैसे हम बात कर रहे हैं, ये एकदम से बदल जाता है। तो जो साइकोसिस होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। इसमें डिल्यूजनल चीज़ें होती हैं, हेलोसिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए
ये लगेगा कि वहाँ पे है ना मेरे को कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। बेसिकली आवाज़ वो रहती नहीं। तो ये प्रॉब्लम सेरोटोनिन, डोपामिन जो मैं हार्मोन डिस्कस कर रहा था, इनके अनबैलेंस होने के कारण ये वॉइस हेलोसिनेशन इसे बोलते हैं। मेनली कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं जो ब्रेन को इफेक्ट करते हैं? बेसिकली वैसे तो पूरी बॉडी में सैकड़ों की संख्या में हार्मोन है, लेकिन मेंटल हेल्थ में हम 4-5 बेसिकली हार्मोन पे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के लिए डोपामिन है। डोपामिन का हमारे कॉन्फिडेंस से, सेंस ऑफ अचीवमेंट से, कि ज़िंदगी में हमने कोई काम कर लिया, जैसे ये पॉडकास्ट आप सफल तरीके से यदि रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारी ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं, और फिर ठीक इस पे ठीक ठाक लाइक लोग शेयर कर रहे हैं और आपको अंदर से फील आएगा वाह वाह बहुत अंदर की अच्छा काम कर लिया। ये अच्छा काम करने की जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, इसे ही हम डोपामिन बोलते हैं। दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली हमारे थॉट की लूप में काम करता है, हमें पॉजिटिव महसूस कराने में काम करता है। कई बार आप पाएंगे कि एक फ्लुएंसी थॉट की चल रही है, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको साथ के साथ इसी थॉट को अच्छे साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करता है। इसके बाद एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन आप बेसिकली पाएंगे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिम में कोई जाता है तो जब वो बाहर निकलता है तो उसे एक संतुष्टि की फीलिंग आती है। बॉडी के अंदर पेन भी हो रहा है लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा है। वो दर्द, वो वाला हार्मोन भी मतलब मेंटल हेल्थ में ही कार्टिसोल हार्मोन है। कार्टिसोल हार्मोन जैसे हम बात भी कर चुके हैं, ये स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ में ही ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन और भी होता है जिसे हम लव हार्मोन बोलते हैं। मैं जैसे कई बार टीनेजर्स में ज़्यादा सेक्रेट होता है। हाँ, वो जैसे कि गाय का दूध, पहले ये इंजेक्शन चलता था, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है, लव हार्मोन। किसी की बॉडी को हम टच करते हैं, जैसे किसी पपी के साथ हम घूम रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसे हाथ करते हैं तो हमें एक अलग सा ही अच्छा महसूस होता है। जब हम किसी पार्टनर से इंटीमेट होते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। बड़ी अजीब बात है, जैसे 16-17 साल में ये हार्मोन रिलीज होते हैं। यदि ऑक्सीटोसिन किसी के ब्रेन से निकाल दिया जाए या किसी की बॉडी से बाहर कर दिया जाए तो किसी के प्रति अट्रैक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कंप्लीटली असेक्सुअल हो जाएगा वो। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही ना के बराबर अट्रैक्शन बच जाएगी उसके अंदर, बाकी सब निकल जाएगा क्योंकि ये सारा हार्मोन का ही है। लव और ये सब तो फिल्मी बातें हैं, लेकिन यदि हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे तो ये हार्मोन का लोचा है सारा। तो हम ये मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे। मेंटल हेल्थ में आज के टाइम पे लोग बस एंजाइटी और डिप्रेशन को ही जानते हैं। तो सबसे पहले मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या क्या फर्क होता है, एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं ये? हाँ, और सिर्फ यही 2 इश्यूज है क्या, बाकी भी इश्यूज है कुछ? हाँ, मैं इसको शुरू में ही आपको करेक्ट कर देता हूँ इस बात में कि मेंटल हेल्थ का मतलब एक तो मेंटल नहीं है। मेंटल हेल्थ का मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ, आपका सोचने का ढंग, आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप दूसरे के इमोशन कैसे समझते हैं, खुद के इमोशन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ब्रेन लेवल पे आपकी हार्मोनल सिक्रेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, ये एक मेंटल हेल्थ का सिस्टम है। अब इसमें 2 ही चीज़ें, बल्कि मेंटल हेल्थ से भी ज़्यादा शब्द लोगों ने डिप्रेशन सुना होता है, लेकिन ये सच नहीं है। एक मूड डिसऑर्डर है डिप्रेशन, तो इसके अलावा थॉट डिसऑर्डर, यस, इसके अलावा बहुत सारे और टाइप के डिसऑर्डर भी रहते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल हम रख सकते हैं, जैसे कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर हैं, जैसे कि किसी की आत्मा किसी में आ गई है। कई बार आप सुनेंगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप, आत्मा वाला। हाँ, कई बार हमारा एक ट्रांस डिसऑर्डर रहता है। अभी मैं झारखंड में एक केस देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ। प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए मैं बस केस पे बात करता हूँ। तो ये एक पेशेंट है जिसका अभी अभी शादी फिक्स हो गई है। ये पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है और कुछ ऐसा होता है कि इसकी शादी जो है वो एक डॉक्टर से होने वाली है, एंगेजमेंट हो जाती है। किसी कारणवश से ये जो लड़की है जो MBBS कर चुकी है और डॉक्टर बनी हुई है और एक अच्छी डॉक्टर है, मतलब उस एरिया में मानते हैं कि डॉक्टर है, जैसे पॉलिटिशियन अपने नेम फेम के लिए प्रसिद्ध, ऐसे ही वो भी मतलब अपने काम के लिए प्रसिद्ध। जो कि अभी 26-27 साल का है ये पॉलिटिशियन, नया नया है, तो शादी भी अभी हो रही है। तो ये लगभग 10 से 11 महीने तक एंगेजमेंट का टाइम चलता है और फिर कुछ दिनों बाद ही, यानी 1-2 महीने बाद शादी फिक्स हो जाती है, उस दिन शादी। अब होता ये है कि किसी कारण से, वैसे कारण तो डिप्रेशन था वाइफ का, जो उसकी होने वाली वाइफ है, जो डॉक्टर है वाली वाइफ, तो वो डिप्रेशन के कारण वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। खैर वो एक अलग मतलब डिसऑर्डर में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आत्मा वाली बात क्या है,
तो अब वो काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट थी उसकी पॉलिटिशियन की अपनी होने वाली वाइफ के साथ। तो यहाँ पे अब उसके अंदर ट्रांस डिसऑर्डर आ जाता है। अब वो क्या आता है कि उसे लगता है कि अब उसकी आत्मा जो है वो उसके अंदर आ गई है। उसने गुस्से गुस्से में ग्लास तोड़ दिया, कई बार ड्रिंक करने लग गया, तो फिर उसने मुझे दिखाया कि देखो सर मेरी आत्मा अंदर आ गई, तो मेरा ये हाथ ये तो बिल्कुल है ना, मतलब मैंने कांच से तोड़ दिया था, तो अब ये हाथ देखो कितना जल्दी रिकवर हो गया है। हालांकि वो 2 दिन में रिकवर हो ही जाता है, लेकिन अब उस पेशेंट को लग रहा है कि नहीं ये तो 1 महीने में रिकवर होना था, इसे रिकवर करने के लिए मेरी आत्मा जो मेरे अंदर जो वो एमबीबीएस डॉक्टर है वो आ गई है, वो हेल्प कर रही है और अब रिकवरी करने में। यस, और अब वो बात करने लग गया कि चिंता मत करिए, अब उसकी जगह मैं ही हॉस्पिटल में ज्वाइन करूंगा और मैं ही लोगों का इलाज करूंगा। तो तो आप उसका एक टेस्ट ले लेते, पूछ लेते कि डॉक्टर है तो बता कुछ। हाँ, ऐसा हम लोग करते ही हैं। और ट्रांस वाले को हम फैमिली की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है लेनी। फैमिली से हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। कई बार मेंटल हेल्थ में जो शब्द आप बोलते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो शब्द आए कहाँ से हैं, मतलब उनकी हिस्ट्री क्या है। तो इस तरीके की कई बार आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ट्रांस आपको देखने को इनमें भी मिलेगा। जैसे कि मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की मूवीज आती हैं। अपरिचित अपरिचित हाँ। मूवी थी। आप अक्षय कुमार का भी भूल भुलैया वाला सीन भी है, तो हाँ। थोड़ा थोड़ा उनको टच कर रखा है। और ये फैंटेसी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए दिखाई जाती हैं, परंतु ये मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं किसी में भी। कई बार आप अपने देसी स्टाइल में देखते हैं कि कहीं जागरण हो रहा है और उसमें माता प्रकट हो गई है। हाँ। तो इस टाइप की आप पाएंगे कि इन सब चीज़ों में बड़ा कॉमन ये है कि बहुत ही रेयर, मतलब मेरी प्रैक्टिस में ऐसा कोई नहीं मिला कि जो जिस कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है इसके अलावा कोई लैंग्वेज बोले। जैसे कि कोई इंडिया का बंदा है और वो नॉर्थ इंडिया में रहता है, हरियाणा राजस्थान का है, और उसके अंदर आत्मा आ गई और वो तेलुगु बोलना चालू कर दे, तो ये बहुत ही कम देखने को मिला है। तो इससे आइडिया लगता है कि बस वो इन्फ्लुएंस्ड और वो पर अगर imposed बाई है। चांस वो तेलुगु बोलना स्टार्ट कर दे तो साइकोलॉजिस्ट भी फेल हो जाएंगे वहाँ वहाँ पे तो। हाँ बिल्कुल, देखिए साइंस जो है वो एक चीज़ के ऊपर हमेशा काम करती है, और वो है अनबायस्ड नेचर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इस तरीके की आत्मा परमात्मा ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अभी तक की जो साइंटिफिक स्टडी हुई है उनमें यही रिजल्ट निकला है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हाँ, साइंस हमेशा इस बात के लिए ओपन रहती है कि नई रिसर्च होनी चाहिए। अभी तक जो भ्रम पाले बैठे हैं कि इसमें माता आ गई, इसमें हनुमान जी आ गए हैं, इसमें ये आ गए हैं, कई लोग एक आधा कमेंट भी करेंगे तुम मेहंदीपुर घुमाओ, ये कराओ वो कराओ, ये सारी चीज़ हम करके देख चुके हैं। कई बार मैं खुद 12 बजे जाके शमशान घाट में इंतजार कर चुका हूँ कि सामने बैठा बंदा 1 घंटा 2 घंटा नए नए जादू करने की कोशिश करता है, पर कुछ हो ही नहीं रहा। और यदि ऐसा हो रहा है कि मैटर से आगे की स्टडी हम लोग कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। लेकिन अभी तक की बातचीत से यही लग रहा है कि बस अनएजुकेटेड लोगों को, और कई बार एजुकेटेड को भी बहुत ज़्यादा, इनको बस पागल बनाने का बढ़िया तरीका है ये कि कुछ भी ऐसी बातें बोल दो जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और बस आदमी का दिमाग इतना अच्छा है कि उस पर सोचना, पीएचडी करना वो चालू कर देगा और सोचेगा नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसके पीछे प्रोफेशनल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हुआ, साइकेट्रिस्ट हुआ, इन लोगों से आप बाकायदा अच्छी हिस्ट्री यदि ये लेते हैं और अच्छे से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो वो बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ है। मैं थोड़ा और ऐड करूँगा इस चीज़ में कि इसी चीज़ में एक साइको एनालिस्ट, जो साइको एनालिसिस थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड की, उन्हीं पे कुछ लोग साइको एनालिस्ट भी बने हुए हैं। मतलब आप यदि कोई आज व्यवहार कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं आपके ऊपर थोड़ा स्टडी करके। ये थोड़ी लंबी रहती है, साइकोथेरेपिस्ट लंबा काम करते हैं, मतलब कई कई महीनों सालों तक भी चलता है उनका। वो एग्जैक्ट बता देंगे कि 3 साल में आपके साथ ये हुआ था और उसके कारण आप ये कर रहे हैं। मतलब इतना काम हो चुका है। लेकिन कुछ नॉन साइंटिफिक आइडियाज हैं, कुछ भी तुमने पिछले जन्म में ये किया है, तुम ये समोसा खा लो, तुम ये कर लो वो कर लो, ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ों के कारण आदमी भ्रमित होता है। और जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं या साइकाइट्रिस्ट होते हैं? नहीं, वो साइकोलॉजिस्ट ही ज़्यादा होते हैं। कुछ साइकेट्रिस्ट का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि प्रोफेशंस कैन बी, हाँ, मोस्टली मोर देन, ऐसे डाटा तो नहीं है बट 70-80% जो है वो साइकोलॉजिस्ट ही साइकोथेरेपिस्ट बनते हैं। बेसिकली जो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज़्यादा केस से ज़्यादा हिस्ट्री उन्होंने ली होती है, ज़्यादा लंबा समय बिताया होता है, तो वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस बिहेवियर इज कनेक्टेड टू चाइल्डहुड, या किसी खास ट्रॉमेटिक घटना से जुड़ी हुई बात है, या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे थोड़ा और डीप में पढ़ना है। थोड़ा डीप पढ़ने वाले लोग थेरेपिस्ट होते हैं, वो लंबा काम करते हैं। जैसे आप उनके पास आए तो
मुझे थोड़ी टेंशन हो जाती है, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि 4 आइडियाज़ दे दें कि इस टेंशन का इलाज क्या है, वो सोचेंगे टेंशन की जड़ क्या है, और वो जड़ ढूंढने में बहुत पीछे चले जाते हैं। और असली काम साइकोथेरेपिस्ट ही करता है। और ये हर एक सेशन, कई लोग तो 7 दिन के दौरान रखते हैं इसे, और 45-50 मिनट का ये सेशन रखते हैं। और कई बार क्योंकि आप 6 महीने से 7 महीने से लगे हुए हैं कि मुझे टेंशन क्यों हो जाती है और थोड़ा जल्दी इलाज चाहिए, तो कई बार कहते साइकोथेरेपिस्ट हैं कम कि है आप। आज तेरे भाई का बड़ा हो रही है। हाँ हाँ हाँ, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। वो नए नए शब्द हैं कल्चर के हिसाब से, भड़क, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस टाइप की। तो आपका सवाल था कि आप एक बार एंजाइटी क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली वो बता दीजिए। देखिए, एंग्जाइटी एक बहुत ही सामान्य भाषा में समझने का तरीका है चिंता। चिंता मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर जो अनईजी है। वार की सिचुएशन में आप खड़े हैं कि हमारे आसपास तलवार लेके लोग खड़े हैं, हालांकि खड़े नहीं है, लेकिन इस आदमी को ऐसा लगने लग जाता है। डेल्यूजनल डिसऑर्डर होता है। हाँ, डिल्यूजनल चलो वो और डीप में जाता है, बट बेसिक एंग्जाइटी है जैसे कि एग्जाम हो रहा है और एग्जाम से पहले एक अनईजीनेस लगती है। आदमी फ्यूचरिस्टिक थॉट सोचने लग जाता है, भाई मेरा क्या होगा, मुझे पेपर में मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। तो इसी दौरान अब वो ज़्यादा एक्सेसिव उसका थॉट जब ओवर थिंकिंग होता है, तो अब एंग्जाइटी की शुरुआत होती है। जैसे छाती के बीच दर्द होना चालू हो जाएगा, पेट में ऐसे चुलबुलापन लगने लग जाएगा, वोमिटिंग की फीलिंग आने लग जाएगी, कई लोगों को हाथों में कंपन हो जाती है, कई लोगों को ऐसा सांस लेने में कई बार उन्हें दिक्कत महसूस होती है, कई लोगों को पसीना आने लग जाता है। तो इस टाइप की कई सिम्टम हैं शरीर। बेसिकली हाँ, पैनिक अटैक भी साइकोलॉजी में एंग्जाइटी अटैक और पैनिक अटैक दो खास तरीके के। एंग्जाइटी जब ज़्यादा हो जाती है और जब ब्रेन साथ देना छोड़ देता है, सीधी भाषा में कहें कि ब्रेन अपने हाथ खड़े कर देता है। जैसे ये मान लो कि अब आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब होगा अब तो शेर ही करेगा, मैं क्या करूंगा। तो ऐसे ही ब्रेन क्या करता है, थोड़ी देर कोशिश करता है कि कोप अप करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता, तो फिर वो अपने हाथ खड़े कर देता, सरेंडर कर देगा, तो एंग्जाइटी अटैक आ जाता है। पैनिक अटैक इस टाइप के किसी कारण से नहीं आता है। पैनिक अटैक के पीछे कोई खास हर एक बार ट्रिगर नहीं होता है वो सेम ही चीज़, लेकिन ट्रिगर नहीं होता है। तो उस केस में कई बार न्यूरोलॉजिस्ट से भी बात करनी रहती है। और पैनिक अटैक का कारण सिर्फ एंग्जाइटी नहीं है, कई बार डिप्रेशन में भी है, कई बार ट्रॉमेटिक चीज़ें, PTSD सिंड्रोम, उसमें भी आता है, दूसरी चीज़ों में पैनिक अटैक आ सकता है। तो मिस्टर राज, अब आप डिप्रेशन के बारे में बताइए। एंजाइटी का नेक्स्ट लेवल ही डिप्रेशन होता है या ये पूरी अलग ही बीमारी है ये? कई बार एंग्जाइटी के संबंध डिप्रेशन से होते हैं, बट बेसिकली साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन को एक मूड डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। डिप्रेशन कोई माथे पे लगी स्टैंप नहीं है कि भाई ये डिप्रेस्ड बंदा है। और इस बात को बड़ा आसान भाषा में समझें कि सैडनेस और डिप्रेशन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। सैडनेस तो एक इमोशन है जो यस, कभी कभार ह्यूमन बॉडी रिवील कर देती है। सैड होना हमारे ह्यूमन होने का एक इशारा है कि हाँ, हमारे में इंसानियत बची है और कभी हमें बुरा लगता है तो हम सैड हो सकते हैं। पर डिप्रेशन इससे अलग है। जब सैडनेस लगातार परसिस्टेंट आपकी 14 दिन से ज़्यादा हो जाए, आपको होपलेस फील होने लग जाए, मतलब कि भाई अब तो सारे दरवाजे बंद ही हो गए हैं मेरे, आपको वर्थलेस फील होने लग जाए, जैसे कि बेटे सारी दुनिया कुछ भी कर सकती तेरे को छोड़ के, इस टाइप की फीलिंग आती है। और आपको लगातार ऐसा लग रहा है कि आप कोई काम जो बहुत प्लेजर काम थे आपके, जो इंटरेस्टिंग थे कि मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लग रहा है, वो सब आपने छोड़ दिए हैं। मतलब कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती है आपको। हाँ, और आपका प्रेजेंट से इंटरेस्ट अब धीरे 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 बिल्कुल कम हो गया है। और ये घटना 14 से 28 दिन तक होने लग जाए तो आप ये मान के चलें कि डिप्रेशन के सिम्टम आप में आ गए हैं। वैसे डिप्रेशन कई टाइप का होता है, लेकिन एक सामान्य इंसान को समझने के लिए बस इस सैडनेस को समझना है और अपने उस बेसिक रूटीन को समझना है कि उसमें क्या बदलाव आया। जैसे कि स्लीपिंग साइकिल में बड़ा बदलाव आ जाता है, ये डिप्रेशन वाले लोग जल्दी उठ जाते हैं। और कई लोगों में ऐसा देखने को मिला है कि नींद लेने के बाद भी उनको लग रहा है नींद की पूर्ति क्वालिटी स्लीप उनको नहीं आई है। बार बार थॉट इनके नेगेटिव होते हैं, मतलब हर एक अच्छी चीज में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज इन्हें ढूंढना कॉमनली नेगेटिव इंसान कह देते हैं उनको। हाँ, और कई बार ये भी रहता है कि ये लोग आइसोलेट हो जाते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि रास्ते तो बंद हो ही गए हैं। फिर वो एक आधे बंदे को फ़ोन करते हैं, बाई चांस उन्होंने कह दिया भाई अभी बिजी हूँ मैं थोड़ा, तो समझो वो पक्का स्टैंप लगा लेते हैं भाई अब तो बस एक ही रास्ता बचा है,
तो वो सेल्फ हार्म करने लग जाते हैं। बहुत बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी उनमें आने लग जाते हैं। देखने में आया है कि डिप्रेशन जैसी चीज़ों के कारण हर एक घंटे में सिर्फ एक इंडिया की भी बात करें तो एक यूथ, एक जवान बच्चा जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है या इससे थोड़ी कम ही है, तो वो डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेता है। हर एक साल 12,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं। बिल्कुल। इस मामले में बताइए, जैसे बाहर भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो बच्चा जैसे ही 7th या 8th में होता है, पेरेंट्स कहते हैं या तो इंजीनियर बन या डॉक्टर बन, तो उसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप स्टार्ट हो जाता है। तो बाद में धीरे धीरे मतलब सक्सेस रेट तो बहुत ही कम है इसमें, IITs में और JEE में और नीट में भी। तो फिर धीरे धीरे वो प्रेशराइज्ड होकर डिप्रेशन में चला जाता है। यही बात यदि आप फौरन में कह देते हैं, एक बच्चा के मुंह से गलती से भी निकल गया कि मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डिप्रेशन जैसे सिम्टम आ रहे हैं, तो इसके बाद कोई सवाल नहीं होता, वो सीधा साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इंडिया में कहते हैं इतना डिप्रेशन लेना तो जरूरी है, मतलब ये स्ट्रेस तो जरूरी है आपको, और यही सबसे बड़ी समस्या है। बेसिकली हम अपने, मेरे पास खुद प्रैक्टिस में यहाँ पे पूरे भारत के अलग अलग कोचिंग संस्थानों के बच्चे आते हैं। उनमें कुछ कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। बहुत बार तो टीचर की गलती है कि वो उसने सारी चीज़ों को बराबर तोल लिया है और सबको एक बात बोली जाती है कि तुम्हें फर्स्ट रैंक लाना है, और इसका सीधा मतलब ये है कि आपको फर्स्ट रैंक लाना है तो किसी दूसरे को दूसरा रैंक लाना पड़ेगा। ये इसमें मैं कहना चाहूँगा, एक आइंस्टाइन की बात थी, मतलब कि हम मछली को कंपेयर कर रहे हैं कि वो पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत है उसकी। हमारा एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट सेकंड पे पड़ा हुआ है। आप सोचो 40 बच्चे क्लास में, बहुत सामान्य बात करते हैं, 40 के 40 बच्चे फर्स्ट आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि आपको फर्स्ट आना है तो किसी को सेकंड आना पड़ेगा, आपको सेकंड आना है और कोई फर्स्ट आ चुका है तो किसी को थर्ड आना पड़ेगा, यानी आपको क्लास में ही एक दूसरे को मतलब कंपटीशन देना पड़ेगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टीचर को उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जो घोड़े हैं और तेज घोड़े बन सकते हैं, एकेडमिक्स में अच्छा बेहतर थोड़ा अच्छे हैं, और कोई बुरी बात नहीं कि मोटिवेशन जरूरी है, पर किसी गधे को आप घोड़ा बनाने के चक्कर में हैं तो कोई फायदे की बात। अगर हर कोई डॉक्टर बनेगा तो पॉडकास्ट को स्टार्ट करेगा। ये भी बात है। दूसरी गलती है हमारे माँ बाप की। माँ बाप जो हैं वो अच्छा फलाना पड़ोस में, अब मेरे पास भी कोई बोल, सर आप तो अपनी लाइन में अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे को साइकोलॉजी दिला देगा। मैंने कहा यही तो मूर्खतापूर्ण बात है कि दूसरे को देख के हम क्यों निर्णय ले रहे हैं। तुलना करना है तो कुछ इस तरीके की करो जिससे हम सीखें कुछ। बल्कि बहुत बार तो ऐसा भी देखने को मिला है, कोई पड़ोस में अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो बच्चे को क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करा दे, फिर किसी ने मेडल आए तो सभी गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए, अब मेडल आ गए तो नीरज चोपड़ा को देख के जेवलिन थ्रो दिला दिए हैं, उसके बाद में IPL चलेगा तो क्रिकेट खेलने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीजों में सबसे मेन मुद्दा क्या है कि पेरेंट्स बेचारे हो गए हैं। पेरेंट्स एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी वो सोसाइटी के प्रेशर में है और वो अनजाने में गलतियां कर रहे हैं। और अनजाने में गलतियां क्या हैं कि यार वहाँ तो अब जैसे IAS का ही एक ग्लैमर देखो आप, मतलब जब UPSC का रिजल्ट आता है तो नए नए बच्चे मुखर्जी नगर जाते हैं, नए नए बच्चे, और एक बहुत बार कोचिंग संस्थान और इवन पेरेंट्स और हम सब लोग ही उस चीज़ को है ना एक हद से ज़्यादा दिखावा करते हैं। मेरे पास एक IAS क्लाइंट है और उनका एक कॉमन डायलॉग होता है, वो बोलते हैं कि भाई हमें तो लगता था IAS ये वो बहुत पावर है हमारी होती है। और अब उन्होंने कॉमन एग्जांपल दिया कि देखिए आप लोग बारिश आती है तो बाहर नाचते होंगे, बारिश में नहाओ, ये करो, मजे करो। हमें ऑफिसर का फोन आता है कि संभाल लेना अपने एरिया में कहीं गड्ढे वड्ढे सही से काम करने के लिए, तो हम सुबह सुबह उठ के पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं कि कहीं कोई गड्ढे की प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब लोग इंजॉय कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि IAS जैसी या UPSC जैसी या जितनी बड़ी पोस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और उन लोगों में स्ट्रेस भी ज़्यादा है। लेकिन हम दिखावे के चक्कर में पेरेंट्स, माँ बाप के अलावा टीचर्स और खासकर क्योंकि कोचिंग वोचिंग में कोटा वगैरह जाते हैं तो IIT नीट तक तो बच्चे छोटे ही हैं, तो वो तो बेचारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको किसी ने भी दिमाग में डाल दिया पैदा होते ही, भाई तेरे को तो डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तो बन नहीं पाया, मेरा ये सपना है। लड़का हो जाए तो इंजीनियर, लड़की हो जाए तो डॉक्टर, बस यही चल रहा है। तो हमें जरूरी है यहाँ पे ये पता करने की, जैसे मेरे पास कई बार आते हैं करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, हम किसी को किस करियर में डालें। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत पहले बता दिया था कि 8-9 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस है हमारी दुनिया में। अब AR रहमान है, उसका IQ चेक करो,
तो क्या पता आईक्यू बहुत अच्छा ना, मतलब मिल भी सकता है, लेकिन क्या पता मिले या ना मिले, हमें जरूरत नहीं है उसका पता करने की, लेकिन उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। बेहतर तो परफॉर्म कर रहा हो। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एवरीबडी इज़ यूनिक, और उस यूनिकनेस को पता करिए, और उसको पता करने के कई तरीके हैं। तो इन आप तरीकों पेरेंट्स के बारे में बताइए पेरेंट्स को यस, थोड़ा कि कैसे पता कर सकते हैं। जैसे एक तो पेरेंट्स खुद इस चीज़ का इंटरेस्ट जान सकते हैं अनबाइज्ड होके कि यार ये है ना, इस फलाने फुटबॉल के लिए है ना ये मार कर लेता है, इसको मौका मिल जाए कि शादी में चलना है, फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल कर रहा है। एक तो उसका इंटरेस्ट पता करो, पहला काम तो ये। दूसरा जो है वो टीचर से बात की जा सकती है कि ये बच्चा किस चीज़ में आगे है। यहाँ अनबायसनेस में फिर से बोलूँगा, एक नॉन जजमेंटल बिहेवियर बड़ा ज़रूरी है। कई बार हमारे हरियाणा के कल्चर में कोई बच्चा कहे कि मुझे डांस करना है, तो ऐसे ऐसे उसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि बेचारा वो डांस का कभी नाम ही नहीं लेता, क्योंकि डांस के प्रति हमारा एक जो एटीट्यूड है कल्चरल वो बहुत अलग है। पॉजिटिव नहीं है। यस, तो अनबाइसनेस हर एक चीज में चाहिए। कि दूसरा, टीचर से बात की जा सकती है, प्रोफेशनल बहुत काम कर रहे हैं, इवन साइकोलॉजिस्ट इसके लिए स्पेशल साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाए होते हैं, करियर काउंसलर इसमें एक काम बात कर ऐड रहे हैं। करना चाहूंगा कि मतलब बच्चा उसी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है जो उसकी सराउंडिंग में होती है। तो एक तो उसको अलग अलग चीज़ों के प्रति एक्सपोज करना चाहिए कि गेम्स भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, म्यूजिक भी है, स्टडीज़ भी अलग अलग तरह की हैं, मैथ्स भी है, Yes. जियोग्राफी भी है, तो उसमें फिर वो अपना इंटरेस्ट पता कर सके। हाँ, और अब एक आखिरी स्टेप इसमें आ जाता है, और इसे हम एक सामान्य डायलॉग में बोलते हैं कि हमें क्या आता है और मार्केट को क्या भाता है, और वहां से पैसा आता है। क्योंकि मुझे तो सोना पसंद है, मुझे तो नींद पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आगे जाके अब सोने में करियर बनाएंगे हम। कहने का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट के साथ साथ मार्केट की डिमांड क्या है, इन दोनों में तालमेल बनाना बड़ा जरूरी है। और आपको क्या आता है, मार्केट को क्या भाता है, और वहां से पैसा आता है। यानी आप ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचने में एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे, वो जमाना जा चुका है। जैसे पाब्लो एस्कोबार में भी टैलेंट था पर वो गलत हाँ, डायरेक्शन में था। यस, तो टैलेंट के साथ साथ मार्केट में डिमांड भी क्या है, तो इन चीज़ों को तालमेल बनाना जरूरी है। तो आज हमें ऐसे काम सीखने की जरूरत है जो क्रिएटिव हों, क्योंकि मशीनें जो काम आपका कर देंगी तो फिर आपकी जरूरत ही क्या है, तो मशीनों वाले काम तो वैसे पेरेंट्स भी भी नहीं करने। बच्चों की बचपन से ही कंडीशनिंग शुरू कर देते हैं। मतलब इंजीनियर्स की बुक लेके आ जाएंगे, दिखाएंगे कि इंजीनियर ही बेस्ट होते हैं, इंजीनियर नहीं बने तो कुछ नहीं किया लाइफ में, ऐसे ही कंडीशनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी उनको बिल्कुल। थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चों को खुद भी इवॉल्व होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। तो इस पे मैं एक छोटी सी स्टोरी थोड़ी ऐड करूंगा आपको, इससे एक आइडिया मिलेगा। एक आदमी ने इंटरव्यू दिया कि उसे एक जॉब चाहिए और सफाई करने की जॉब थी। तो उसने अपना सीवी भेज दिया, और सीवी में भेजने के बाद इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने इसमें अपना ईमेल आईडी नहीं लिखा है, और ईमेल आईडी नहीं लिखा है तो हम आपको नहीं ले पाएंगे। अब वो उस डीमोटिवेट होके बाहर निकला, और उसने छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर दिया। देखते देखते काम धंधा बहुत ज़्यादा हो गया, और एक्सपोर्ट भी होने लग गया, सारी चीज़ होने लगी, बहुत बड़ा काम हुआ। तो उसके बाद एक दिन बहुत बड़ी डील होनी थी, और इत्तेफाक से वो डील वही थी जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे और ये थे, कॉमन एक इत्तेफाक से निकल जाता है। तो अब इस बार उस बंदे ने अपना प्रपोजल रखा, और उसमें ईमेल आईडी नहीं थी। सेम वही घटना फिर से हुई। तो उन्होंने कहा जी हम ये डील जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते इसमें ईमेल आईडी नहीं है। कहता ये ईमेल आईडी ने तो मेरा भला किया है, यदि ईमेल आईडी कहीं होती मेरे पास हाँ। तो मैं किसी सफाई वाले, उस दिन आपकी जो पोस्ट निकली थी मैं वहां पे काम कर रहा होता। तो ये आपकी मर्जी है कि आप डील करें ना करें, क्योंकि हर एक बच्चे के पास, हर एक इंसान के पास, हर एक उस ह्यूमन में हर एक चीज हो या ना हो कोई जरूरी तो नहीं है। और मैं तो मानता हूँ जिसमें सब कुछ होता है उसमें कुछ नहीं होता। इफ यू आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग यू आर मास्टर ऑफ नन, ये कॉमन डायलॉग सुनने में मिला। एक और कोट है कि वन मैन आर्मी इज एवरीथिंग। हाँ, मतलब हर चीज में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हर चीज में एक्सपर्ट है थोड़ा थोड़ा। पता होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम अब जैसे मैं पॉडकास्ट को, इन चीज़ों को अरेंज नहीं कर सकता है कि किस चीज़ पे कितना लाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट मुझे इतना सा आइडिया होना चाहिए इस टाइप का हो। यानी आइडिया होना और उसमें एक्सपर्ट होने में थोड़ा सा अंतर है। मैं साइकोलॉजी का इंसान हूँ, और मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ कि साइकेट्री कैसे काम करती है, ह्यूमन बिहेवियर कैसे है, और वो
थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, थोड़ा थोड़ा जानना तो ज़रूरी है, नहीं तो आपको ही बेच देंगे लोग। कई बार कई बिजनेसमैन होते हैं वो आईआईटी वालों को हायर कर लेते हैं, थोड़े दिन में वही उस कंपनी को ही बेच देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि हाँ। बेसिकली ये लोग काम कैसे करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए, लेकिन ये ना सोचें कि मुझे सब कुछ बन जाना है। सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि स्पेशलाइजेशन। आज के टाइम पे जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बंदा एक फील्ड में स्पेशल बनेगा, मतलब बेटर परफॉर्म करेगा, तो ही वो मतलब एक्सेल कर पाएगा फील्ड में और बेटर अर्न कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल है। और आप पाएंगे कि एमबीबीएस करते हैं थे लोग किसी ज़माने में तो बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल वो स्पेशलाइजेशन बड़ी बात है। एमडी में आ गया है, और एमडी के बाद बीडीएम और आगे डीएनबी या जो भी मतलब सुपर स्पेशलिस्ट जो भी कोर्स रहते हैं, पीएचडी हो गया आगे जो भी, क्योंकि आज एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो इतना बड़ा हो चुका है कि हम उसके ऊपर कितनी ही बात कर सकते हैं। तो बारमेर को बच्चे मिले थे कोचिंग क्लासेस के, वो कह रहे थे कि फोन भी एडिक्शन है आजकल, बच्चे फोन के प्रति भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। पेरेंट्स उनको फ़ोन देते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, और टेलीग्राम पे लिंक आ जाता है और वो कुछ और खोल लेता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, और करियर में मतलब पढ़ाई में किस तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट मतलब डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखिए, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी समय से इस पे काम कर रही है कि इस प्रकार की वेबसाइट को बैन किया जाना चाहिए, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और दूसरी तरह बिल्कुल इससे अपोजिट, जैसे इंटरनेट का जो एक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा मिल गया है, तो बंद कमरे में आप क्या करेंगी, वो आपके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है वो करेंगे। पर बच्चों का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि वो तो नेचुरल है ना पोर्न देखना। हाँ हाँ, Hormones तो उनके हम उसी पे आ रहे हैं, biological है वो तो। हम उसी पे आ रहे हैं कि जब हम बंद कमरे में होते हैं तो हमें सोशल नॉर्म्स फॉलो नहीं करने होते, तो हमारी जो कॉमन डिजायर हैं जिसमें सेक्सुअल हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉमन है 12 साल में, और आजकल तो इस तरीके की चीज़ें 10-11 साल से ही शुरू होने लगी कि बच्चे में जो बड़ा वो हो रहा है, जैसे हम समझें कि वो अपने एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। मेच्योरिटी जल्दी आ रही है। तो ये बहुत कॉमन है कि हार्मोनल चेंजेस आए, और पहले के ज़माने में ये घटनाएं थोड़ी कम होती थी कि क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था, दूसरा पहले के 15 टाइम साल में बिजी ज़्यादा रहते थे बच्चे। 15 साल में शादियां हो जाती थी, तो अब जरूरत ही नहीं उन्हें ये सब करने की, और आजकल शादियां 30 25 तक के भी हाँ बाद। नहीं भर पा रहे हैं लोग। वो मतलब शादियों की ऐसी ऐसी घटनाएं देख ली उन्होंने कि 30 तक भी उन्हें ट्रॉमा हो convince- जाता है अंदर। हाँ, तो आप कितना रोकेंगे किसी को? 12 साल में आप में हार्मोनल सेक्सुअल फीलिंग आनी चालू हुई, 13, 14, 15, 16, 17, कितने दिन रुकेंगे आप? तो अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सर्च करेगी। मिसगाइड होते हैं बच्चे, माँ बाप से इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं। इवन इस पॉडकास्ट को भी कई लोग इस वाले सीन को स्किप भी कर दें, क्या पता। अच्छा अच्छा, ईयरफोन लगा के देखा। ऐसी बातें करने लग गए हैं, और आपको भी क्या पता लिखना पड़ जाए कि यूज चेतन भगत की एक बुक थी मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, तो उसमें उसका एक चैप्टर है लेट्स टॉक अबाउट सेक्स। तो उसमें पहली लाइन ही उसने ये लिख रखी है कि जब भी तुम ये चैप्टर खोलोगे ना तो आसपास देखोगे कोई देख तो नहीं रहा मुझे। हाँ बिल्कुल, और इससे बिल्कुल उल्टा देखिए, आप स्वीडन देश की बात कर लीजिए, इंटरनेट बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं ही नहीं। और कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पे सेक्सुअल बिहेवियर को एक आम ज़रूरत माना जाता है, और जितना ज़्यादा हम इस पे पर्दा डालेंगे उतनी चीज़ ये और उभर के आएगी। आप इसे सामान्य भाषा में समझ लें कि बहुत कम कपड़े पहनते हैं वेस्टर्न कल्चर के लोग, और अजीब बात पता है क्या है कि सबसे कम रेप भी उधर ही होते हैं। और इससे बिल्कुल उल्टा देख लीजिए अपने इस एरिया में, ईस्ट जो वर्ल्ड है इसमें आप साउथ ईस्ट एशिया में, हाँ इसमें आप आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात ही नहीं की जाती, बल्कि ऐसे हम बोल रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन, तो यहाँ के एडिटर भी इतने अच्छे हैं कि सेक्स जब बोल रहे हैं तो इस वर्ड को भी हटा देंगे, वो लिखना भी जरूरी नहीं समझते, स्टार लगा देते हैं, विप कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब हमें ये सब चीज़ सारे गड्ढों में गिर के समझ आती है। और जैसे कि आपने वर्ड यूज किया पोर्नोग्राफी, ये सब सारी चीज़ें मिसगाइड होने के कारण ही इंडिया में ज़्यादा प्रचलित हैं, नहीं तो बाहर के लोगों के लिए पोर्नोग्राफी वीडियो शूट हो रही वो देख ही नहीं रहा उनको। लेकिन हमारा टॉप 5 देशों में हमारा मतलब उनका कंटेंट का कंजप्शन तो इंडिया में ही हो रहा है। इंडिया कर रहा है, और उन्हें पता है कि यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं हैं। एजुकेशन आने के बाद आपको सिंपल सी बात पता लग जाएगी, जितने भी आप ये टॉनिक खाते हैं इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये पोर्नोग्राफी वेबसाइट जो है इसमें जब ऑब्सेशन हो जाता है, यानी आप इसके बिना रह नहीं पाते हैं,
जब इस प्रकार का बिहेवियर आपको डेली लाइफ में डिस्टर्ब करने लग जाता है तो निश्चित ही पोर्नोग्राफी किस गलत है। एक्सटेंट तक नॉर्मल होता है? मुझे ये लगता है कि जैसे कि कई लोग पोर्नोग्राफी का यूज़ मास्टरबेशन के लिए करते हैं, कई लोग बस अपने पूरे दिन में 1 या 2 बार ऐसा उन्होंने देखा, कोई 5-10 मिनट के लिए अपना टाइम निकाला तो बात बन जाती। लेकिन मैंने कई ऐसे भी लोग देखे हैं कि 2 मिनट का सोच के वो चीज़ शुरू करते हैं और 2-2 3-3 घंटे भी उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो नो डाउट सेक्सुअल फीलिंग एक हमारी कॉमन डिजायर, ह्यूमन की Natural डिजायर feeling है, है। नेचुरल फीलिंग है, बट इसके लिए एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ ये इतना ही है, क्योंकि इससे आगे हो रहा है तो वो ऑब्सेशन है और उसके बाद Addiction साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। एडिक्शन है तो साइकोलॉजिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है या साइकेट्रिस्ट की भी कई बार आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है। एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो बच्चे भी पूछते हैं आपस में कि क्या सच में बादाम खाने से दिमाग तेज होता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। बादाम हुआ, अखरोट हुआ, आप और भी कई चीज़ें देखेंगे, जैसे कोई चीज़ आपने खरीदी और उसके ऊपर एक फ़ोटो लगी होती है, तो बेसिकली वो फ़ोटो ही हमारे दिमाग को कनेक्ट करती है। कई लोग मिलेंगे, बादाम खाने से अकल आती है, अकल तो आएगी गड्ढों में गिर ठोकर गिर खाने के, से। ठोकर खाने से, ऐसे नहीं आती है अकल। और यदि ऐसा होता तो बादाम बेचने वाला अभी तक आयु उसका IQ कई हज़ारों पे पहुंच जाता। बात ये नहीं है, बात ये है कि ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो बेसिकली थोड़ी बहुत हमारी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे हार्मोन हैं, उनको थोड़ा फ्लुएंट करते हैं, बट कोई संबंध सीधा नहीं कि बादाम खाओ और अकल बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा सीन है कि जैसे अखरोट हम देखते हैं तो उसका जो फोटो रहता है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन जैसा दिखता है, तो वो हम कनेक्ट कर लेते हैं और ये कई सालों से हम कनेक्ट करते आ रहे हैं। जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके ऊपर वो फोटो बड़ी मैटर करती है कि इस तरीके का बिहेवियर आप में हो जाएगा। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप पीक मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिफाइन करेंगे? पीक मेंटल हेल्थ मीन वेलनेस, गुड Wellness। मेंटल हेल्थ। जैसे मतलब आमिर खान एक एक्टर हैं, उन्होंने दंगल मूवी के लिए वेट गेन किया फिर लूज किया, और कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जो मतलब और लोगों को प्रूव करने के लिए पहले तो वेट गेन कर लेते हैं फिर वेट लूज करके दिखाते हैं। तो उनका जो माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है, तो वो किस लेवल पे आप उनको डिफाइन करेंगे कि ये इस लेवल का माइंड सेट होना चाहिए? हाँ देखिए, बहुत सामान्य सी बात है ये, और नो डाउट हर एक एक्टर, एक्ट्रेस और ये सब लोग हमारे लिए ही पब्लिसिटी के लिए और पब्लिकली अवेयरनेस के लिए ये सब काम कर रहे हैं, पर एक अच्छी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी इससे अलग है। अच्छी मेंटल हेल्थ की सामान्य से मैं 6 बातें आपको बताता हूँ, और 6 बातों में 6 पॉइंट है बस। यदि वो ठीक है तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। सबसे पहले आपकी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि सॉफ्टवेयर तब काम करेगा जब हार्डवेयर ठीक। अच्छा हो जाए। तो पहला काम है फिजिकल हेल्थ के लिए, बहुत कोई PhD नहीं करनी, बेसिक एक्सरसाइज करिए, अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, फूड इज मेडिसिन आयुर्वेदा में कहा गया है, इन सब बेसिक सी चीज़ें। दूसरा है हमारी इमोशनल हेल्थ, कि हम अपने इमोशंस को कैसे समझते हैं और सामने वाले को भी कैसे समझते हैं। तीसरा है हमारी सोशल हेल्थ, कि हम डॉन बने घूम रहे हैं कि भाई हम तो इमोशनली स्ट्रांग भी हैं, फिजिकल पहलवान बने घूम रहे रोता हैं, नहीं हूँ जैसे पर ऐसे हाँ कंसेप्शन होते हैं बच्चों का। हाँ नहीं, बेसिकली रोना और ना रोना इसके पीछे एक मिथ है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, सीधे शब्दों में ये बोला जाता है, अपने इमोशन को बाहर निकालने का अच्छा तरीका। तो पहला तो फिजिकल, फिर उसके बाद इमोशनल, उसके बाद है सोशल हेल्थ, कि सोसाइटी में भी आपको तालमेल बनाना आता है। इसके लिए कॉमन डायलॉग बताता हूँ मैं आपको। यदि आप दुनिया को देख के जी रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, और आप दुनिया को बिना देख के जी रहे हैं तो भी आप मूर्ख। यानी आपको बीच का एक तालमेल बनाना सीखना पड़ेगा। इसके बाद आपकी रिलेशनशिप हेल्थ है, रिश्तों में आपका कैसा तालमेल है। इसके बाद आपकी है फाइनेंशियल हेल्थ, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। रोटी कपड़ा यदि मकान तो जरूरत है। यस, पैसा आप ऊपर लेके नहीं जा सकते हैं, पर जीते जी बहुत पैसा ऊपर आपको ले बहुत ऊपर ले जा सकता है। इसके बाद आपका आखिरी हेल्थ है स्पिरिचुअल हेल्थ। इन सब हेल्थ के अंदर यदि आप तालमेल बना सकते हैं तो आप मेंटली फिट हैं, और यदि ऐसा नहीं है और आप बस दिखा रहे हैं कि भाई मेरे फॉलोवर बहुत खतरनाक, और अंदर ही अंदर आप बम बने घुट रहे हैं, तो आप मेंटली फिट बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी एडिक्शन होता है, ड्रग्स का, अल्कोहल का, सिगरेट्स का, पोर्नोग्राफी का, तो उससे छुटकारा कैसे पाएं? और जो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जैसे 16 से 25 साल तक, फिर 25 से 40, तो उनमें अलग अलग मेथड होते हैं कि एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए।
एडिक्शन को यदि हम दूर करना चाहते हैं, यदि ये बहुत क्लिनिकल लेवल पे है तो ड्रग एवर्जन थेरेपी रहती है, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। मैं एक सामान्य एडिक्शन छोड़े उसकी बात हम करेंगे। दूर करना चाहेगा नॉर्मल लाइफ में दूर करें तो सिंपल सी बात है कि किसी भी एडिक्शन से बड़ा गोल हमारे पास यदि है, यदि आपको दिख रहा है कि यहाँ 5 रुपए पड़े हैं और थोड़ा सा आगे 2000 पड़े हैं, और यदि 5 उठाऊंगा तो 2000 नहीं मिलेंगे, तो आप सोचेंगे 5 को छोड़ देते हैं भाई, 2000 ही उठा लेते हैं। जैसे कि फ़ोन का एडिक्शन है, एक सामान्य एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमारी आत्माएं जो हैं वो फ़ोन में चली गई हैं, घर पे फ़ोन भूल जाएं तो ऐसे लगता है कि जीवन का बहुत मतलब हम बेहोशी में जी रहे हैं, हमें वो मोबाइल जेब में नहीं आए। और कई लोगों को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का भी कई बार बीमारी जैसी महसूस होती है। एक बार बता दीजिए फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ऐसा लगता है कि किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी फोन बज रहा है, फोन के हाथ ऐसा फोन निकाल के फोन की आवाज आने लगती कि रिंगटोन बज रही है, ऐसा ऐसा लगने लग जाता है। और फिर देखता है तो वो कोई याद ही नहीं कर रहा उसको। कई तो ऐसे भी महान लोग हैं, बार बार नोटिफिकेशन चेक करेंगे कि किसी मैसेज तो नहीं आ गया, मैसेज किसी ने कोई फोटो लाइक कर दी है, ये है। किसी ने मान लो एक फोटो को 150 लाइक किया, तो आप नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तो फेसबुक पे इकट्ठा दिखा देगा कि हाँ 150 किया। लेकिन आप बार बार देखेंगे तो फिर आएगा चिंकू ने भी किया है, चंदूलाल ने भी किया, अमन ने भी किया है, अच्छा पिंकी ने भी कर दिया, ठीक है। इस टाइप की चीजें, मतलब फिर वो ज्यादा समय उस पर बिताने लग जाता है। तो सबसे कॉमन सा काम इसमें क्या करें कि आपके पास एक बड़ा गोल होना चाहिए। जब तक बड़ा गोल नहीं है तो वो एडिक्शन ही आपकी जीवन का कंफर्ट जोन है। जब तक आपके पास बड़ा गोल नहीं आएगा, कोई लक्ष्य नहीं है जिसके लिए आप सुबह उठ के काम पे जाएं, आपका गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल गोल ही रहेगी। इवन आप ये वीडियो में भी एडिक्शन कैसे छूटे आप सुन भी लेंगे और उसके बाद भी कहेंगे बात तो बड़ी बढ़िया कर रहा है बंदा, अगले दिन से वही पैटर्न जाएगा, क्योंकि आपके पास गोल ही नहीं है। और यदि आपके पास गोल है कि भाई इस फलाने काम के बाद तुम इतने बड़े लेवल पे पहुंचने वाले हो और आपको रियल में वो फील होने लग जाता है, तो फोन वोन के आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप सामान्य एग्जाम्पल समझ लो इसका, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे कि एप्पल है, तो ये इनके सीईओ कई बार बोलते हैं हम अपने बच्चों को फ़ोन हाथ नहीं लगाने देंगे, और इवन हम भी नहीं लगाते हैं। और कई तो ऐसे भी हैं खुद छोटा फ़ोन रखते हैं और फ़ोन की कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि उनको पता है कि सुबह सुबह उठ के लोग अखबार नहीं देखेंगे, फ़ोन ही देखेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपनी सर्विसेज डालना चाहते हैं। और आप फ़ोन के यूज़र नहीं हैं, आप एक मजदूर हैं, और वो भी फ्री वाले हैं कि आप 8-8 घंटे मोबाइल चला रहे हैं और इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। इससे बढ़िया तो उसको छोड़ के पूरे दिन मजदूरी कर लो, 600-700 हज़ार रुपये आपको मिले तो कम से कम। लेकिन एडिक्शन इतना अच्छा है, इतनी बढ़िया है कि हमारा डोपामिन बढ़ाने के लिए और एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाई होती है। ऐसा ही नहीं कि फ़ोन छूट जाएगा इतना आसान, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बड़ा ज़िंदगी में कोई टारगेट हो, यदि वो है तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन से खुश हैं आप। और आपकी ज़िंदगी अगर किसी का गोल ही फ़ोन हो तो बस फिर तो उसे छुड़ाने की ज़रूरत ही क्या है। उसको समझ में आ गया है कि मैंने अपना जीवन इसी में बर्बाद कर देना है, तो कर लो, गोल गोल हो जाएगी जिंदगी गोल गोल होनी है। और फिर एक गाना याद आएगा कि जिंदगी की तलाश में मौत के करीब आ गए, क्योंकि 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का मन बना के फ़ोन चलाने वाला बंदा कई की बार मैं देखता हूँ कई घंटों तक चलाता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक 11 साल की लड़की का इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया उसकी मम्मी ने, और वो डिप्रेशन में है। सोचो कितना ऑब्सेशन है उन चीज़ों का, कितने ज़्यादा बिहेवियर उसके फ़ोन के नज़दीक चले गए हैं। और मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता कि कितना खतरनाक है ये। मतलब अल्कोहल लेना और जैसे फ़ोन यूज करना, और उसके बाद ब्रेन में जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल सेम है। मतलब अच्छा। सोच के देखो कितना अच्छी बात देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों को तो रोने लग जाते हैं ना, तो फ़ोन दे देते हैं कि चुप हो जाएगा। हाँ, और आपको सिम्टम पता करने हैं तो किसी बच्चे को बोलो आप कि चिंटू खाना खा लो, फिर वो नहीं उठ रहा, फिर जोर से बोलो चिंटू खाना खा लो, फिर थोड़ा और चिल्ला के बोलो चिंटू खाना खा लो। अब चिंटू कहेगा मम्मी मुझे सुन ही नहीं रहा। इसका मतलब उसका जो वर्चुअल ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक जो चाइल्ड है, ASD, उसमें वो चालू हो गया है, और आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बिल्कुल बिगड़ गया है। ये वर्चुअल ऑटिस्टिक ये बताना। हाँ, एक बार ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एक खास तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजरते हैं। उनका अटेंशन जो है वो बिगड़ जाता है, और अजीब सी बात, ये बच्चे अब सोसाइटी से डरने लग जाते हैं, आई कांटेक्ट बंद कर देते हैं। कई बार मामा के घर जाएंगे तो मम्मी के पीछे छिपने लग जाएंगे। हाँ, और सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं सोशली बिल्कुल। और कई बच्चों में ADHD के सिम्टम भी देखने, हाइपर एक्टिव,
कोई इतने महान बच्चे हैं कि उनको खाना पचना बंद हो गया जब तक मोबाइल नहीं उनके पास, यानी वो मुंह में एक अन्न का दाना नहीं डालेंगे, मोबाइल उसके सामने चुन चुन करती चिड़िया नहीं चलेगी छोटे बच्चे के, तो उसके अंदर कुछ भी डलेगा नहीं। और इन सब के पीछे सीधी सीधी छोटे बच्चों की तो कहानी माँ बाप की है। मैं पब्लिकली ये बता रहा हूँ कि मेरे पास भी एक बच्चा है और उसने आज तक 3 साल के दौरान सिर्फ टोटल आधा घंटा मोबाइल चलाया होगा, टोटल बता रहा हूँ मैं आपको। और जब वो रोता है तो आप चुप कैसे करवाते हो? क्योंकि हमें मोबाइल नाम की कोई चीज़ हमारे घर में बच्चा जब होता है तो होती ही नहीं है। नॉर्मली पेरेंट्स बच्चों को फोन तब देते हैं तब वो रोने लग जाता है। यही सबसे बड़ी गलती है। फोन दो आप, लेकिन रोने के समय दोगे तो अगली बार बच्चे को पता लग जाएगा कि फोन के लिए रोना है मुझे। हाँ। समस्या है कंडीशनिंग, कि बच्चे को खाना नहीं खा रहा और मोबाइल दे दिया तो अगली बार बच्चे को समझ आ जाएगा कि मुझे मोबाइल मिलेगा तो ही मैं खाऊंगा। तो इसीलिए सबसे कॉमन बात है बच्चों को चुप कराने। पहले क्या चुप नहीं होते थे बच्चे? बहुत सारे तरीके हैं चुप कराने के। उन्हें समझाया जाता है, उन्हें प्यार से बात किया जाता है, उन्हें धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है। बहुत कॉमन बात है, डराया भी जाता है। डराना भी एक लिमिट में डराना भी जरूरी है। मतलब सोच के देखो, आप आज़ाद हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पड़ोसी के घर पत्थर फेंकेंगे आप। इतने भी आज़ादी नहीं चाहिए हमें। लेकिन डराने की जगह हम जो एक पनिशमेंट लेवल पे जाते हैं वहां नहीं जाना चाहिए। डराना भी जरूरी है लेकिन पनिशमेंट तक नहीं जाना चाहिए मामला, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चे की परवरिश पे असर बाद में आता है। लेकिन हम इसकी शुरुआत ही मोबाइल से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 8 साल तक बच्चे को मोबाइल के हाथ में नहीं लगाना चाहिए। बाद में तो उसका न्यूरॉन्स अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाता है तो तब हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। तो अब ये मेन क्वेश्चन ये भी होता है कि जब हम एक क्वेश्चन और है कि जब हम एडिक्शन छोड़ते हैं तो साथ में कोई नई आदत को हम मतलब अडेप्ट होना चाहते हैं आदत के लिए, तो नई आदत को कैसे अपनाया जाए? बहुत कॉमन बात मैं आपको बताता हूँ। एक महान फिलोसफर हुए हैं ओशो। ओशो की बात को मैं यहाँ ऐड करूँगा और मैं इस बात से काफ़ी प्रभावित भी था कि यदि मैं रोज़ शराब पीता हूँ और यदि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ और एक भी दिन ये घटना मेरे साथ नहीं होती और मुझे गड़बड़ हो जाती है, एंग्जाइटी होती है, तो ये दोनों एक ही जैसी बातें हैं। एग्जाम्पल, यदि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, एक अच्छी आदत, मान लो एक कल्चर के हिसाब से अच्छी आदत, अब ये अच्छी आदत है और एक दिन मैं मंदिर नहीं गया, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है। अच्छी आदत के बाद भी एंग्जाइटी हो रही है। दूसरी तरफ मैं शराब पीता हूँ और एक दिन मैंने शराब नहीं पी और तो मुझे फिर से एंग्जाइटी हो रही है। तो ये दोनों सेम ही है। मतलब आदतें अच्छी या बुरी होने से पहले ही समझिए कि कंट्रोल आपका है, आदतों का है। यदि आपका कंट्रोल है तो आप निश्चित ही कोई भी आदत डाल लेंगे। और आदत अगर कोई जिम में जाता है रेगुलरली, उसको तो जिम का भी एडिक्शन हो सकता है। यस, और ये बिल्कुल बुरा है। बुरा है, किसी भी अच्छी चीज का भी एडिक्शन बुरा है। क्योंकि आपको जिंदगी के अंदर भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि आप आदतों के शिकार हो जाएं, इसलिए बनाया कि आप कोई भी आदत बना पाए। मंदिर में जाना भी बुरी आदत हो सकती है। यदि आप नहीं जा रहे हैं और आपको एंग्जाइटी हो रही तो बुरा है, क्योंकि आपने अपने सारे जीवन का अधिकार किसको दे दिया? मंदिर। आप महत्वपूर्ण है, मंदिर आप। प्रकृति ने हमें महत्वपूर्ण बनाया है, हमारी कॉन्शियसनेस को महत्वपूर्ण बनाया है। ये कॉमन डायलॉग सुना, अच्छी आदतें बनाओ, अच्छी आदत। मैं तो खुद एक मंदिर वाला केस मैंने देखा अभी कि वो 3 दिन मंदिर में नहीं जा पाया और वो बहुत लंबी लंबी पूजा करता है, तो अब उसे दिक्कत होने लगी है, भगवान में मंदिर नहीं गया, भगवान तो मतलब कई लोग घंटी नहीं बजाते मंदिर के आगे, एक दिन ना बजाए तो एंग्जाइटी होनी चालू हो जाती है। तो सिंपल सा पॉइंट है, हमें आदतों का शिकार होने की बजाय हम आदतों को अपना शिकार बनाए, यानी आदतों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो ज्यादा आसान है। जैसे कि मैं टाई लगा के अभी बातचीत कर रहा हूँ और मान लो कि मैं मोस्टली जगह टाई लगा के जाता हूँ और एक जगह मैं टाई लगा के गया नहीं, तो मेरा सारा दिमाग किस में है? फिर टाई में। ये है गड़बड़, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। यस, और यदि ऐसा हो रहा है तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि इंसान की पहचान न टाई से है, न मंदिर जाने से है, न शराब पीने से। इंसान कुछ और है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं। फिलोसफिकल बात हो गई है। बिल्कुल, ये एक बहुत ऐसा, ये कुछ ऐसा है कि बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो कहते हैं शराब नहीं छूटती, उन्होंने छोड़ के दिखाई। सिगरेट नहीं छोड़ती, एक मोमेंट पे छोड़ के दिखाई उन्होंने। मैंने बहुत ऐसे जीवन, मैंने खुद प्रैक्टिस के दौरान देखे हैं कि किसी का दोस्त कैंसर हो गई उसको, दोनों मिल के सिगरेट पीते थे, अगले ही दिन उसने सिगरेट के हाथ नहीं लगाया और आज 6 सालों से हो गए, अभी तक भी नहीं लगाया। तो आदतें छूटना इतना आसान भी है। कहने का मतलब आदतें हमारे हाथ में हैं। ये तो एक नॉर्मल दिमाग को समझाया जाता है, भाई थोड़ा थोड़ा रोज जिम जाया कर, फिर आदत पड़ जाएगी। रोज जिम जाया कर, आदत
आपका दिमाग यदि सेट है, तो बड़े बड़े लोगों को ज्यादा समझाना नहीं पढ़ना पड़ता। भी बुरी आदत हो सकती है। यदि पढ़ने के बाद आप ऑब्सेशन में आते हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि हे भगवान मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरा क्या अगर होगा। किसी दिन किसी ने पढ़ाई नहीं की और उसको खाली खाली लग रहा है तो ये अच्छी आदत है बुरी? निश्चित ही ये आदत नहीं है, ये तो एक फीलिंग है बस, और ऐसा लग भी सकता है। लेकिन आप फिर से याद करें कि यू आर ह्यूमन, यू आर समथिंग एल्स, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर हैबिट, यू आर नॉट योर बिहेवियर, यू आर समथिंग एल्स। और जो समथिंग एल्स है वो बार बार हमें याद दिलाता है कि ये वही बंदा है जिसे लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, और आज लोग कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कुछ करके दिखाएगा। यानी ये जो है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है, जो कॉन्शियसनेस है, ये बड़ी चीज है। तो इस चीज को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से हम जोड़ते हैं कि हाँ ठीक है, हम प्रेजेंट में हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और इट इज जस्ट ए फीलिंग, आएगी फिर चली जाएगी और फिर आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन है सेक्स और जेंडर। सेक्स हम बायोलॉजिकली डिफाइन करते हैं, जेंडर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो जेंडर आइडेंटिटी चल रही है आजकल LGBTQIA+, तो वो साइकोलॉजिकली किस तरह से होता है कि लोग अपने आप को, कोई पैनसेक्सुअल कहता है, कोई हेटेरो कहता है, हेटेरो तो नॉर्मली होते हैं, तो अलग अलग से ये किस तरह से आइडेंटिटी चल रही है? देखिए, जो होमो है, हेट्रो है, ये दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, वैसे तो ये कल्चरल एस्पेक्ट इसमें आता है, लेकिन अभी अभी हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बना दिया है कि ये सब चीज़ें हमारे खुद का अधिकार हैं। हम बायोसेक्सुअल हैं तो ये पहचानने का हमें खुद अधिकार है। आप पाएंगे कि करीब करीब 50 से ज़्यादा जेंडर के टाइप्स जो हैं 50 से ज़्यादा अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेरिका में तो ट्रेंड ही वहाँ से शुरू हुआ है। और हम अमेरिका को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी समय मतलब आगे भी हम कई दिन करते रहेंगे। और क्योंकि कई बार ये चीज़ सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होती, कई बार ये बायोलॉजिकल भी होती है। जैसे जेंडर डिस्फोरिया का एक केस आप समझिए। जेंडर डिस्फोरिया इन द सेंस कि बायोलॉजिकल हम कुछ और हैं, साइकोलॉजिकल हम कुछ और बनाए जा रहे हैं। और आपको जान के अजीब सा लगेगा कि कई बार बायोलॉजी उसके ऊपर हावी हो जाती है, और कई बार इससे उल्टा भी देखने को मिलता है। सामान्य भाषा में एक लड़का है और उसकी परवरिश इस तरीके से की गई कि बेटी जो होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। मतलब अपने कल्चर में तो उल्टा कई बार देखने को मिलता है, उल्टा देखने को मिलता है कि बेटी अच्छी नहीं होती, बेटी अच्छी नहीं, लड़का अच्छा, ऐसा मानते हैं। रियल में मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होगा। तो अब बेटी अच्छी नहीं होती, ऐसा बेटी को बार बार महसूस कराया जाता है। और शाम के 6 बजे बेटी ने कहा कि मम्मी ये नमक नहीं है सब्जी में, भाग के मैं ले आऊँ क्या? तो मम्मी कहती बेटा लड़कियां बाहर नहीं जाती 6 बजे बाद, तेरा भाई ले आएगा। और यहीं से बात शुरू हो जाती है। ऐसी कई चीज़ें कई बार देखने को मिली। तो बेटी के अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और वो चीज़ें शुरू होनी चालू हुई कि काश मैं ही लड़का होती तो ये दिखते ही नहीं होती। इसके पीछे कुछ हद तक तो गलती कुछ लड़कों की भी है, मतलब लड़कियां बाहर तो सच में सेफ नहीं है। हाँ, कितने रेप के केसेस चल रहे हैं। ये तो एक मतलब बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है, लेकिन हम इसमें वो बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। पर लड़कियों की गलती नहीं है इसमें, तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया है। हाँ, मतलब लड़कियों को हम ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है। या तो लड़कियां हमारे लिए देवियां हैं, माताएं हैं और भगवान हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट है, मतलब बीच में ह्यूमन नहीं है। मतलब यही गड़बड़ है सबसे बड़ी, वो भी ह्यूमन है। यदि जिस दिन हम ये समझेंगे तो उस दिन दिक्कत नहीं आती है। खैर, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल ले रहे थे कि उस बच्चे को भी बार बार फील होने लग गया कि भाई लड़के के साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट है तो काश मैं भी लड़का होती। अब ये कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है। और कई बार अब वो लड़कियां क्या करेंगी, बॉय कट रखनी चालू कर देंगी। अब वो कपड़े भी लड़कों की तरह पहनना चालू कर देंगी, जूते भी वैसा पहनेंगी, स्टाइल भी वैसा। और कई लड़कियां जैसे हाथ में कुछ कंगन चूड़ियाँ कुछ रखती हैं और वो भी रखना उसने बंद कर दिया, तो वो बिल्कुल लड़के की स्टाइल में रहना चालू कर देती हैं। और इसके पीछे वजह है साइकोलॉजी, कि लड़के को अच्छे तरीके से उस परिवार में ट्रीट किया गया था। कई बार इससे उल्टा भी होता है। बायोलॉजिकली एक लड़की पैदा हुई और उसके अंदर हार्मोनल जो है टेस्टोस्टेरोन है, दूसरे जो एस्ट्रोजन है ये कम है, और दूसरे हार्मोन जो लड़के वाले हैं वो ज़्यादा है। तो अब वो बायोलॉजिकल तो लड़की दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो उसका जो करीब करीब 18 साल के आसपास जब वो आती है तो उसे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि शायद वो बायोलॉजिकली एक लड़का है। यदि वो शायद बायोलॉजिकली लड़का है
तो अब उसका अपोजिट जेंडर कौन सा होगा? लड़की। लड़की होगी। लेकिन बायोलॉजिकल जो है वो दिख तो लड़की ही रही है, तो अब वो लड़की लड़की के साथ ही अट्रैक्ट होना चालू कर देगी। सोसाइटी लेवल पे सोचते हैं कि अच्छा ये दोनों लड़की लड़की हैं, पर उसको बायोलॉजिकल और अंदर से साइकोलॉजिकल ऐसा लग रहा है कि वो लड़का है। तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और कई बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये सब लोग मिलके इसके ऊपर कई बार जेंडर चेंज भी करने पड़ते हैं, और इसकी प्रॉपर थेरेपीज भी होती हैं, हार्मोन थेरेपी है पूरी। और साइकोलॉजिस्ट राय देता है कि ये साइकोलॉजिकली ऐसा सोच रहा है या भी इसके बॉडी में ही प्रॉब्लम है, और यदि साइकोलॉजिकली ऐसा है तो वो ठीक किया जाता है, रिवर्स किया जा सकता है वो। यस। और यदि बायोलॉजिकल है ऐसा तो जेंडर चेंज ही करना एकमात्र उपाय बचता है। अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है जिसमें, तो मान जेंडर लो ही चेंज होगा किसी लड़की में। ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरा। और बहुत बार ऐसे हम देखते भी हैं, कैसी कई केस जैसे हमारे पास रहते हैं। ओलंपिक्स में जो फीमेल एथलीट्स होती हैं उनके ऊपर कई बार मतलब ब्लेम लगता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन मेल के लेवल का है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तो मतलब परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है तो लड़कियों में। हाँ वो Athletics, एस्पेक्ट तो चलो sports नहीं, में। वो तो लड़कियों में भी वो चीज़ होती है, लेकिन सेक्सुअल जो किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो जेंडर डिस्फोरिया का जो केस रहता है उसमें वो डायग्नोज किया जाता है, और प्रॉपर थेरेपी भी होती है, और आगे फिर हार्मोन थेरेपी भी हो सकती है। यदि साइकोलॉजिकल थेरेपी से काम बन जाए तो ठीक है। कई बार ऐसा लड़कों को भी ऐसा लगता है कि वो लड़कियों की तरह स्किन है उनकी, लड़कियों की तरह बात करते हैं, उनकी आवाज़ भी सॉफ्ट है, लेकिन कई बार ये साइकोलॉजिकल निकलता है, और उस केस में हम लोग उन्हें उनकी इंसाइट को जनरेट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये एक नेचुरल फीलिंग है, और ऐसा क्योंकि हर एक लड़के में भी कुछ गुण लड़कियों जैसे होते ही हैं, और ऐसा उल्टा भी है, पर कई बार ये गुण ज़्यादा लगने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ है। तो साइकोलॉजिस्ट इसे अच्छे से प्रॉपर डायग्नोज करता है और वो उसे हेल्प कर सकता है। ब्रेक। कितना हुआ सर?